आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका यूनिट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इजी और काफ़ी मार्क्स कंटेनिंग वाला ये यूनिट है आपका, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो को और सब्जेक्ट जो है वो आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रहेगा सेकेंड ईयर का, और यूनिट 2 है जिसका नाम है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में चलेगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे यहाँ पर हम सिलेबस वाइज सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी अच्छा यूनिट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो सबसे पहले टॉपिक आपको दिया गया है वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसकी मीनिंग क्या है, उसके बाद स्प्रेडिंग एजेंट्स को बताना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि किस तरीके से आप जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज की मीनिंग है वो है कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिट थ्रू कॉन्टैक्ट। तो सबसे इजी भाषा में अगर हम बोलें कि ऐसी बीमारियां जो ट्रांसमिट थ्रू कॉन्टैक्ट में आती हैं वो होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अंदर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो है ही, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारियां जा सकती हैं, बट ऑल्सो कैन सरफेस टू अ पर्सन, एक सरफेस से भी एक इंसान के अंदर बीमारी कम्युनिकेबल वाली जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन टू पर्सन एंड सरफेस टू पर्सन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक में आपके बोला गया है कि स्प्रेडिंग एजेंट्स या फिर मीडियम बताइए, तो यहाँ पर हम इसको ब्रॉडली दो भागों में बांट लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर सबसे पहला जो बेसिक सी चीज़ है वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होता है, जो कि किस हो सकता है और सेक्सुअली जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी ये बीमारियाँ एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा जो माइक्रो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं कोल्ड कफ के दौरान, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट ही माना जाता है, जिससे सामने वाला इंसान डायरेक्टली इन्फेक्ट हो जाता है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, तो जो आपकी इंजरीज हैं वो डायरेक्टली मिट्टी के या सॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है, जिससे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। उसके अलावा है डायरेक्ट एंटर इनटू बॉडी, जैसे कि डॉग बाइट हो गया, किसी डॉग ने जो पहले से बीमार था आपको बाइट किया, तो डायरेक्टली उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में जो बीमारी ट्रांसमिट हो गई वो भी कम्युनिकेबल डिजीज ही थी, या फिर यहाँ पर इन्फेक्टेड इंजेक्शन को भी आप एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो ये तो बात करी हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन की। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, तो जिसके अंदर जो हो सकता है आपका वाटर, फूड, इनके थ्रू जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपकी बॉडी में आ जाता है। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, टर्बाइट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ये भी मीडियम बन जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के। एयरबोर्न डिजीज भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एयर ए थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फ्लाई करते हैं और फिर एक से दूसरी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। डस्ट ए थ्रू भी सेम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज का हो सकता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इन्होंने पूछा हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो चलो स्प्रेडिंग एजेंट हो गए या मीडियम हो गए, बट प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल आप कैसे करेंगे इसका। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, एग्जाम में आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीएलएड में आंसर राइटिंग का तरीका यही है, पॉइंट्स लिखकर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो बीमारी है उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, आपको सिम्टम्स मालूम होने चाहिए कि ये जो बीमारी है, जो भी कम्युनिकेबल बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए। सेकेंडली आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपको फैल रही है एक से दूसरे में, वो इन्फॉर्मेशन जैसे कोविड-19 के दौरान हर इंसान को इन्फॉर्म किया गया था कि ये बीमारी फैल रही है और आपको इससे कैसे बचना है, तो ये भी एक तरीका है प्रिवेंशन का।
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट होती है। तो ऐसा इंसान जिसके साथ हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये बीमारी आपको लगता है, डाउट है कि आपको है या किसी और को, तो आइसोलेशन से दूसरों को बचाया जा सकता है इस कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है इसको ट्रांसमिट होने से। यहाँ पर मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस वाली बात जो कोविड-19 में थी वो यहाँ पर आप शामिल कर सकते हो। यूज़ मास्क और क्लोथ्स, और हाँ, बैलेंस डाइट लिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर से लेना है। साथ ही साथ ऐसी कोई बीमारी आपको है या नहीं, इसे जानने के लिए टाइम टू टाइम चेकअप आपको करवाते रहना है। तो ये आपके जो प्रिवेंशन और कंट्रोल हैं वो हो गया कम्युनिकेबल डिजीज के। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की। यहाँ पर हम कुछ टाइप्स देंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। मैं अपनी तरफ से कोई भी डिजीज नहीं करा रही हूँ, जो आपके सिलेबस में बीमारियों के नाम दिए गए हैं मैं वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो जो फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो आपके स्टमक से रिलेटेड है, जिसको मतलब गैस्ट्रोएंटेरिटिस कहा जाता है, जिसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके स्टमक को। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको क्या क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक फ्लू हो सकता है। सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? लेक ऑफ हंगर, भूख ना लगे आपको, पेट में हमेशा दर्द रहे, तो ये सिम्टम हो सकते हैं इस बीमारी के। और इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है? इसके लिए आपको ड्रिंक ORS और अच्छा पानी पिए, कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट जो बीमारी बताई रही है सिलेबस में वह एयरबोर्न इन्फेक्शन, जो हवा से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक से दूसरी जगह जाते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्प्रेडिंग बाय एयर जो बीमारी होती है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि कफ, कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स। इसके बाद स्केबीज नाम की बीमारी है जो कि इन्फेक्शन ऑफ स्किन है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, दांत, खाज, खुजली अगर आपने सुना हो तो ईचिंग जैसी प्रॉब्लम जो है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर मलेरिया की बात करें तो इसके अंदर फीवर आएगा, शिवरिंग आएगी बॉडी में, और इसे जो फैलाता है उसका नाम है एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो। तो ये यहाँ पर आपका थोड़ा पॉइंट वाइज वाला टॉपिक हो गया जो कि MCQ में बहुत काम आएगा आपके। तो ये जो फैक्चुअल नॉलेज है ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बीमारी है डेंगू, वो इसके अंदर सडन फीवर आता है, आपको बेचैनी होती है, डिस्मे होता है, हेडेक होता है, और इसे जो स्प्रेड करता है उसका नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो ये चीज़ें जो फैक्चुअल हैं इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी का नाम ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है, जिसको शॉर्ट में TB भी कहते हैं। ये काफ़ी हजार्डस होता है लंग्स के लिए, सबसे ज़्यादा ये हमारे जो लंग्स है ना उसको इफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि वेट बहुत जल्दी लूज होने लगता है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, कभी हाई कभी लो, फीवर बार बार आता है जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। इसके अलावा जो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है बहुत ही ज़्यादा, इसके बारे में सुना भी होगा आपने, जिसका नाम है एड्स। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। तो फैक्चुअल नॉलेज है, MCQ में काम आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? लॉस इम्यूनी डेफिशिएंसी, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है ना ये उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। इसकी जो एक और मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं। अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं आई है जो एड्स बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका स्प्रेड जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन है, और भी कई तरीके हैं जिनसे जो एड्स है वो फैलता है। तो ये तो बातें हो गई कि एड्स किस तरीके से फैलता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एड्स बीमारी को लेकर बहुत सारे मिथक बना दिए गए हैं। तो नीचे कुछ पॉइंट्स मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिससे एड्स डज नॉट स्प्रेड मतलब फैलता नहीं है। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि ये लोग जिनको एड्स हैं वो भी अपने आप को सोसाइटी से जुड़ा हुआ महसूस कर सके और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर सके। देखिए हम ना ऑलरेडी इतने परेशान होते हैं, ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसकी कोई दवाई नहीं है, ऊपर से सोसाइटी उनके साथ ऐसा बिहेव करती है, उनसे दूर रहती है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से एड्स नहीं फैलता, जैसे कि हैंड शेकिंग।
हाथ मिलाने से बिल्कुल एड्स नहीं फैलता, हग करने से, एक साथ बैठने से, साथ में तैरने से, सोने से, ईट टुगेदर साथ में खाने से ये बीमारी नहीं फैलती। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका यूनिट था इसका आधा पार्ट तो खत्म हो गया, जिसमें कि हमने बात करी है पूरी कम्युनिकेबल डिजीज की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसको भी हम पढ़ते हैं, इसमें मीनिंग और टाइप्स पूछा गया है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो उसका बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज का बिल्कुल ओपोजिट है। इसके बारे में मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर। तो ये जो बीमारी है अगर किसी इंसान को हो गई तो वो खुद अकेला ही उसे झेलता है, वो ये बीमारी अपने आप से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये मेन कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर वर्ल्ड। आपको लगता होगा कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज ही बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये वर्ल्ड वाइड डेथ रेट जो बढ़ा रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है, क्योंकि इसके अंदर इंसान खुद ही एक बीमारी को झेलता है, घुटता है। और ये ज़्यादातर ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लॉन्ग टाइम वाली होती हैं, शॉर्ट टर्म बीमारियाँ नहीं होती हैं ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस हैं। ये जो होता है डेंजर फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर किसी देश में बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हों जो नॉन कम्युनिकेबल है तो उस देश का विकास ही रुक जाएगा, उस समाज का डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, हार्ट डिजीज होती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। आजकल आप सुनते होंगे हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज है, जिसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है, और इसके अंदर इंसान अकेला ही खुद को झेलता रहता है इन चीज़ों को, वो खुद को सोसाइटी से अलग महसूस करने लगता है। तो यहाँ पर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं मैं उन्हीं की बात करूँगी। पहला यहाँ पर बताया गया आपको अस्थमा। व्हाट इज अस्थमा, सुना भी होगा आपने। इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ये बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपके किसके, रेस्पिरेशन से, जो आप सांस लेते हो या छोड़ते हो, या आप कह सकते हो लंग्स से रिलेटेड है। इसमें सिम्टम्स क्या है, आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको या किसी को अस्थमा है या नहीं। कफ प्रॉब्लम हो सकती है, लो इम्यूनिटी पावर और चेस्ट में जो प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो फटाफट डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। बात करेंगे रेमेडीज, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको बीमारी का नाम दिया जाएगा, वो सिम्टम पूछ सकते हैं, मीनिंग पूछ लेंगे और साथ में पूछेंगे रेमेडीज। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रेमेडीज में क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम डस्टी एरिया, क्योंकि लंग्स प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशनल प्रॉब्लम है, तो जो डस्टी एरियाज होते हैं वहाँ से दूर रहें। यूज मास्क, अगर दूर नहीं रह सकते तो फिर मास्क का यूज कीजिए। प्रिवेंट फ्रॉम फॉग, फॉग से दूर रहना है आपको। प्रिवेंट फ्रॉम स्मोक, अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है या आप खुद भी स्मोक करते हो तो आज ही स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। फिर आता है टेक बैलेंस डाइट। तो ये पॉइंट तो किसी भी बीमारी के प्रिवेंशन में आ सकता है कि बैलेंस डाइट जो है उसका यूज करें, उसको लें। प्रिवेंट फ्रॉम परफ्यूम, पेंट, स्प्रे, स्मोक और मॉइस्चर, इन चीज़ों से दूर रहें अगर आपको अस्थमा जैसी बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, जिसे नॉर्मल भाषा में हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है शुगर का इन अ बॉडी। तो इसके जो सिम्टम है, इसमें टायर्डनेस हो गया, कॉन्टिन्यूस यूरिन पास होता है, आईसाइट वीक होने लगती है, इंजरीज को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट टेक टाइम टू हील। तो ये अगर सिम्टम्स हों तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। रेमेडीज़ की अगर बात करें तो इसका कोई प्रॉपर इलाज तो खैर नहीं है, बट कैसे नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है विद डायबिटीज़। टेक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेते रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने वेट को मेंटेन करके रखें, ना वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। मेंटेन स्लीपिंग टाइम, आपका जो सोने का समय है उसको मेंटेन करें। नींद पूरी तरह अच्छे से लें। बी स्ट्रेसलेस, क्योंकि आजकल हर किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो ध्यान रखें कि वो स्ट्रेस को कम ले। स्ट्रेस लेने से भी जो आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो बढ़ता है एक तरीके से। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्योंकि इसके लिए इम्यूनिटी पावर को मेंटेन रखने के लिए रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो वो आप रेगुलर बेस पर खाएं।
अगली जो बीमारी है आपकी नॉन कम्युनिकेबल वो है ब्लाइंडनेस। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई साइट है। इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल हैं। इसमें आई साइट वीक होने लगती है, हेडेक हो सकता है, ईचिंग इन आईज, आंखों में मतलब खुजली ईचिंग हो सकती है। देखा और आपने कई लोग हमेशा अपने हाथों से ना अपने आंखों को रब करते रहते हैं। इसमें एक सिम्टम और हो सकता है आंखों से पानी आना। तो ये सारी चीज़ें हों तो ब्लाइंडनेस ए सिम्टम्स हैं ये। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें विटामिन ए के सोर्स भी हों, क्योंकि विटामिन ए इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आई साइट। उसके बाद ट्रीटमेंट करवाइए डॉक्टर से, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो करवाइए। यूज़ स्पेक्टिकल्स, अगर स्पेक्ट लगे हुए हैं तो उसको यूज़ कीजिए। प्रॉपर लाइट में ही स्टडी कीजिए या प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करिए फ्रॉम टीवी और फ़ोन। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या होता है, हाई और लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, कभी हाई कभी लो, दोनों ही ठीक नहीं है। सिम्टम्स में क्या है, हाई हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, रेडनेस होगी, यूरिन जब आप पास करोगे काफ़ी रेड कलर निकलेगा, वो प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग के दौरान, ब्रीथ करने में दिक्कत होगी, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए क्या है, इसके अंदर तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाओ, वही है इसका जो मेन प्रिवेंशन है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, प्रॉपर वेट को मेंटेन करके रखें और स्ट्रेसलेस लाइफ जो है वो जिए। देखिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, ये हमारे लाइफ स्टाइल से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो ज़रूरत क्या है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की। इसमें बैलेंस डाइट लाएँ, एक्सरसाइज लाएँ, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ लाएँ। इन सब चीज़ों से हम ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, ये लाइफ टाइम वाली, इनसे बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बीमारी आपके सिलेबस में दिया गया है वो एपिलेप्सी दी हुई है। और इसमें क्या होता है, अनमैनेजेबल कंडीशन ऑफ ब्रेन, जो दिमाग है उसका कोऑर्डिनेशन टूट जाता है बॉडी से, कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन हमें क्या देना चाहिए ये समझ ही नहीं आता। इसको आप नॉर्मल भाषा में अगर सुना हो तो कई लोग कहते हैं मिर्गी आना। सिम्टम्स क्या है, डिजीनेस, चक्कर आएगा, शिवरिंग, फोम कम फ्रॉम माउथ, मुंह में से झाग आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो इसका रेमेडीज़ तो देखिए वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। और ऑन द स्पॉट अगर किसी को ऐसा कुछ हो रहा है तो फर्स्ट एड दिया जा सकता है, और फटाफट डॉक्टर से फिर कॉन्टैक्ट करें या डॉक्टर के पास लेके जाएं। नेक्स्ट बीमारी है आपकी टेंशन की, और इसके अंदर जो होता है डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो लेक ऑफ अटेंशन, इसको आप कह सकते हो एक तरीके से याददाश्त वाली जो बीमारी है ना, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाती है, समझ ही नहीं आता कि हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले या कोई चीज़ हमने कहाँ रखी थी। तो अटेंशन, अलर्टनेस नहीं आ पाती। इसमें अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को भूल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिहेवियरली भी चेंज होगा हमारे अंदर। बैड प्रेजेंटेशन करते हैं हम, प्रॉब्लम्स इन राइटिंग और रीडिंग होती है हमें। रेमेडीज़ क्या है इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जा सकती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसे लोगों को मोटिवेशन दिया जाए, फ्रेंडली बिहेवियर रखा जाए उनके साथ, ताकि वो खुद को पॉजिटिविटी के थ्रू आगे बढ़ा पाएँ। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो मैंने बता दिए, उनकी मीनिंग, सिम्टम्स और रेमेडीज़ भी। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, हर इंसान को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन? पहली चीज़, लो रेट ऑफ लाइफ एज, कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो लाइफ स्पैन को कम कर देता है, आपकी जो लाइफ एज है उसको कम कर देता है। अगर आपकी एज 90-100 होने वाली थी तो ये 10-20-15 साल कम कर देगा अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाए। सेकंड, स्ट्रेसफुल लाइफ बना देगा, जो भी लाइफ आप जियोगे वो स्ट्रेस में जियोगे। लो फिजिकल एक्टिविटीज़, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसके रीजंस में टोबैको और ड्रिंकिंग आ सकता है, तो इन चीज़ों से दूर रहें, नशीले पदार्थों से दूर रहें। अनहेल्दी डाइट,
और जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं लंबे टाइम से, अच्छा बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे पेपर में क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिएगा और अपनी कॉपी में हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दीज डिजीज, या हाउ विल यू मैनेज द चिल्ड्रन फ्रॉम दीज डिजीज। एज अ टीचर भी हो सकता है क्वेश्चन में डाल दिया जाए। तो हम क्योंकि एज अ टीचर यहाँ पर पढ़ रहे हैं डीएलएड कोर्स, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे बच्चों को इन डिजीज से बचाने के लिए। बात हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये प्रॉपर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चों को हम प्रॉपर फिजिकल और हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड करें उनके बचपन से ही, ताकि उन्हें गुड ईटिंग हैबिट, गुड हेल्थी हेल्थ हैबिट्स, ये सारी चीज़ें लग सकें। गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और बैलेंस डाइट, क्योंकि बच्चों के खाने में बहुत नखरे होते हैं, तो उनको बैलेंस डाइट क्या होता है ये बताएं, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, खाना चाहिए, ये सारी बातें हमें उन्हें बतानी होगी। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि कुछ बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते तो उनको हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में। अगर हम ऑर्गेनाइज कराएं तो सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे और वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमें बच्चों को एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना चाहिए कि वो रोज़ एक्सरसाइज करें। एडवोकेट फॉर क्लीननेस, साफ़ सफाई के लिए कि आसपास अगर वो बैठ रहे हैं तो साफ़ सफाई होनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। इंडिविजुअल हेल्थ और क्लीननेस के बारे में समझाना चाहिए बच्चों को कि वो अपने दांत डेली साफ़ करें, बालों को साफ़ करें, नहाएं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों में बचपन से ही बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली प्योर वाटर और प्रॉपर मिड डे मील की व्यवस्था जो स्कूल की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है वो भी ठीक होनी चाहिए। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं बच्चों का, ताकि वो ऐसी बीमारियों से आगे चलकर दूर रह सकें। तो ये आपका यूनिट 2 था फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का, और बहुत ही जल्द मैं यूनिट 3 लेकर आऊँगी। जब तक आप यूनिट 1 और 2 की रिवीजन कीजिए, बहुत ही जल्द आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश मीडियम के जितने भी आपके सिलेबस हैं उसको पूरा कर सकूं। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो ऑन स्क्रीन पाठशाला जो पुराना वाला चैनल है वहाँ जाके यही वीडियो दोबारा से देख सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम्स की। ऑल द बेस्ट।